नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का मौसम आ गया है, इसमें बेल, तरबूज, नींबू और सत्तू का शरबत तो गर्मी के मौसम में अमृत के समान होता है। क्यों संजय जी? दीप्ति जी, आपने जो सारी बातें बताई, जो फल और सत्तू के बारे में बताई, ये हमारे शरीर में न सिर्फ गर्मी को नियंत्रण करते हैं बल्कि हमारे शरीर में पानी के स्तर को भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और पानी का स्तर गर्मी के मौसम में अधिक होना चाहिए। 8-10 के बदले 12-13 ग्लास पानी का सेवन करना चाहिए। जी दीप्ति जी, ये तो हो गई, लेकिन इसमें आज हमारे कार्यक्रम में क्या क्या है खास? बिल्कुल, और कार्यक्रम की शुरुआत तो हम कृषि समाचार से ही कहते हैं और आज भी कार्यक्रम की शुरुआत कृषि समाचार से करेंगे। जी दीप्ति जी, तो इसमें देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी समाचार बताया जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, जिसमें जानते हैं मौसम का हाल समाचार क्या है, अनाजों का मूल भाव क्या है और मंडी समाचार क्या है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालन के विकास के लिए चलाई जा रही है चारा विकास योजना। मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित कर रहा है मत्स्य विभाग। तरल दवाओं के छिड़काव कार्य को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। पशुपालन के विकास के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग राज्य में चारा विकास योजना चला रही है। पशुपालन कर अच्छा दुग्ध उत्पादन निर्भर करता है पशुओं के खान पान और उनके स्वास्थ्य पर, और पशुओं का स्वास्थ्य निर्भर है उनके चारे पर। अच्छा चारा ही अच्छे पशुपालन का आधार है। चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग चारा विकास योजना चला रही है। इस योजना के तहत चारा विकास के कार्यों के लिए सहयोग दिया जाता है। राज्य के मछली पालक अपने व्यवसाय को और सुदृढ़ कर सकें और बढ़ा सकें, उसके लिए राज्य के मत्स्य विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर नई और वैज्ञानिक विधियों की जानकारी मत्स्य पालकों को देती है। राज्य के मछली पालक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के मछली पालन के विकास के लिए यह आवश्यक है कि मछली पालन भी वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाए। इन वैज्ञानिक विधियों की पूरी जानकारी मत्स्य पालकों को देने के लिए मत्स्य विभाग झारखंड समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। मछली पालक ये प्रशिक्षण लेकर वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कर अधिक मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण मछली उत्पादन कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। समय आ रहा है लतेदार सब्जियों के लगाने का। जो किसान करेला लगाना चाहते हैं उनके लिए पूसा 2 मौसमी, कायम्बटूर लॉग ग्रीन और अर्का हरित किस्में लाभप्रद साबित होंगी। आने वाला जून जुलाई का महीना करेला की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। करेले की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए पूसा 2 मौसमी, कायम्बटूर लॉग ग्रीन और अर्का हरित उन्नत प्रभेद अच्छी मानी जाती है। इन किस्मों को लगाने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। वैज्ञानिक विधि द्वारा इनकी बुआई एवं कृषि कार्यों को करके प्रति हेक्टेयर 80 से 120 क्विंटल करेला प्राप्त किया जा सकता है। फसलों में कीट लगने की अवस्था में आमतौर पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, जो कि हानिकारक हो सकता है। कीट फसलों पर न लगे, इसके लिए कुछ साधारण उपाय किए जा सकते हैं। कोई भी फसल लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। साथ ही पहले के फसलों को अनावश्यक खरपतवार जलाकर नष्ट कर देना अच्छा होता है, जिससे उनमें छिपे कीट जलकर नष्ट हो जाते हैं। खाद के साथ नीम या करंज की खल्ली का प्रयोग करना चाहिए। फसलों पर कीट लग जाने की अवस्था में जैविक कीटनाशी या बैक्टीरिया से बने दवाओं का इस्तेमाल लाभप्रद होता है। तरल दवाओं के छिड़काव कार्य को आसानी से करने के लिए किसान बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रेयर से ऊंचे वृक्षों और सभी तरह के फसलों पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। यह है बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर। इसमें बैटरी लगा होता है जो कि बार बार चार्ज किया जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर इस स्प्रेयर से 10 से 12 घंटे तक दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इस बैटरी चालित स्प्रेयर से दवा का छिड़काव करने पर दवा पूरे फसल पर समान रूप से पड़ता है। साथ ही दवा की बर्बादी भी नहीं होती। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य के मंडियां अनाजों के भावों को लेकर पिछले सप्ताह की भांति स्थिर रहीं। इनमें कोई विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। वहीं सब्जी बाजार में नरमी का रुख है। मूल्यविदों के अनुसार कुछ दिनों तक सब्जी के मूल्यों में नरमी रहेगी। आज भी के कुछ खास अनाजों के भावों को देखें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7050 रुपए, आलू न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो दीप्ति जी, अभी हमने कृषि समाचार में नई नई तकनीक के बारे में जाना, कुछ कृषि समाचार के बारे में जाना, और क्या खास है हमारे कार्यक्रम में? बिल्कुल खास बात यह है कि गर्मी का जैसे समय आता है तो पानी का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे सूखता जाता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आपको अपने खेतों में पानी का जल स्तर का जो भी समानता है वो बनाए रखना है। जी दीप्ति जी, देखा जाता है कि गर्मी में न सिर्फ खेतों में, जिस तरह हम लोग इंसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, धूप में काम करते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता है इसी तरह आवश्यकता हमारे खेत में पड़ती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा सूख जाता है। तो क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जो इनके जब हम लोग खेती करने जाएं तो जल स्तर थोड़ा बढ़े? बिल्कुल, जल स्तर बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपनी खाली ज़मीन को खोदाई करके छोड़ देना चाहिए। जैसे कि गर्मी का समय है तो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। इसके साथ जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा तो इन गड्ढे किए हुए जगहों में पानी का समावेश होगा और पानी वहाँ जमा हो जाएंगे। दीप्ति जी, लगता है कि आपने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है धरती में जल को बढ़ाने के लिए, जल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो क्यों ना अपने किसान भाइयों को यह जानकारी दिया जाए? बिल्कुल, तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम से। जल उत्पादकता है तो समुचित कृषि कार्य क्या है, इसी विषय की जानकारी के लिए हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हैं, जहां के डॉक्टर हैं डॉक्टर परवेज आलम, जो कि वैज्ञानिक है सस्य विभाग में। डॉक्टर साहब, आप यहां आए हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जल उत्पादकता है क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो हालात बन रहे हैं, जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है और ज़मीन के नीचे एक जल स्तर होता है। जी। आप जानते हैं, किसान भी जानते हैं, और जो भी प्रोग्राम में इसको देख रहे हैं उन सबको पता है कि जल के अंदर एक जल स्तर है ज़मीन के अंदर। और आपको ये भी पता है कि ये जल स्तर में दिन पर दिन गिरावट होते जा रही है ना। जहाँ पहले 100 फीट पे पानी निकलता था, अब 1000 फीट पे पानी नहीं निकल रहा है। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। अगर इस पर हम नहीं रोक लगाएंगे
और इसको अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में न सिर्फ पीने की पानी की समस्या गंभीर होने वाली है, बल्कि आप फसल के उत्पादन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि इस जल स्तर को हम लोग बढ़ाएं और बनाए रखें। जो वर्षा होती है, जो ऊपर वाले ने हम लोग को वर्षा के मौसम में मानसून के आरंभ होने के बाद जो वर्षा मिलती है हम लोग को, वो वर्षा सिर्फ इतनी ही होती है कि उससे जो जल स्तर का जो भाग है उसका सिर्फ 10% ही हम लोग रिचार्ज कर पाते हैं। यानी जल स्तर में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी हर साल भगवान ऊपर से करता है, और जो 90% जो हर साल जो कमी रह जा रही है, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम आप हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए हम लोग क्या करें? हाँ, अब है कि इसके लिए हम किसान क्या करें। तो बहुत इसके लिए प्रयास जो है कि देखिए, अभी मई का महीना चल रहा है और मेरे ख्याल से किसान भाई के खेतों में जितने भी कृषि कार्य हैं वो लगभग समाप्त हो चुके होंगे या समाप्त के कगार पे होंगे। यानी 15-10 मई के बाद वो खेतों में किसी तरह का कोई कृषि कार्य मेरे ख्याल से नहीं करेंगे जहाँ पर कि पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर खेत 90% खेत जो हैं वो ऐसे ही वीरान पड़े रहेंगे, और इसी टाइम जागने का है, इसी टाइम में अपने आप को ऊपर करने का है, एक अवेयरनेस लाने का है, एक जागरूकता लाने का है कि हम लोग क्या करें ऐसा कि हमारा जल हम उत्पादन कर सकें। सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जल उत्पादन हम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जो हम जल बचाने की जो कोशिश करेंगे, उससे जल जो जितना हम बचाएंगे वही हमारा उत्पादन है। तो किसान भाई उसमें क्या करेंगे कि हम लोग उसका उपयोग कर सकें, तो जो बारिश से हो रही है उसको बचाएं? जी, तो इसके लिए आपको शुरुआत मई से शुरू करना होगा। सबसे पहले तो आप, जब आपका खेत बिल्कुल खाली हो जाए, तो आप एक काम करें कि खेतों में गहरी जुताई कर दें। अच्छा, गहरी जुताई कर दें। खेतों के किनारे मेड़ होते हैं, देखिए ये मेड़ है, ये मेड़ है। तो इस मेड़ से वर्षा में जो जल आपको मिले और ये बह करके बाहर आपके बगल वाले खेत में न चले जाए, इसके लिए क्या करें कि हर किसान भाई अपने अपने मेड़ को ठीक कर दें, मतलब बांध दें, मेड़ को बांध दें, या जहाँ टूटा हुआ है उसको ठीक कर दें, ताकि आपको जून के महीने में जो बारिश मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके खेत में ही जमा रहे, जल जमाव की स्थिति बने, और जो खेत गहरी जो जोत किए हैं उसमें भी उससे जो है संचय रहे, और उस जब जुताई करेंगे तो जल को ज़्यादा मौका मिलेगा ज़मीन के अंदर जाने का। अच्छा। और उससे क्या होगा कि जो आपका जो जल स्तर जो नीचे जा रहा है, ये अगर सब लोग मिलकर प्रयास करें तो धीरे धीरे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो नीचे चला गया है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होगा। अच्छा। लेकिन एक अकेला किसान से नहीं होगा, ये पूरे समाज को करना होगा। हर एक किसान को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, और अगर हर किसान अपने खेत के बंड को मजबूत करे, अप्रैल मई महीना में खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें, तो हम मेरे ख्याल से जल उत्पादन की तरफ आपका एक कदम तो बढ़ ही जाएगा, और आप देखेंगे कि जो समस्या कुछ दिनों के बाद आने वाली है शायद उससे हम लोग बच सके। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारियाँ दी कि अगर हम लोग मेड़ बना दें और गहरी जुताई करें तो उससे हमारे खेत का जो लेयर नीचे जा रहा है, जल का स्तर नीचे जा रहा है, वो बचा रहेगा। तो किसान भाई इसको ज़रूर आप लोग ध्यान दें और अच्छी तरह से इस पर विचार करें। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि संचय करने का तरीका, एक होता है कि ढलुआ ज़मीन होता है, उसमें हमारे किसान भाई क्या करें ताकि उसकी उपज बढ़ सके? देखिए, ढलुआ ज़मीन में क्या है कि आपको पता है कि पानी ऊपरी भाग में आपको अगर मिलेगा तो वो धीरे धीरे नीचे आकर के एक कॉमन पॉइंट से निकल जाएगा, क्योंकि जिसका खेत का ढाल जिस तरफ है पानी उसी तरफ जाएगा। तो इसमें अगर इस तरह का खेत आपके पास है तो आप क्या करेंगे कि ढलुआ ज़मीन की जब आप जुताई करेंगे तो जो ढलान है उसके विपरीत दिशा में आप जुताई करें। अच्छा। मान लीजिए ढलान ऊपर से नीचे की तरफ है तो आप बाएं से दाएं की तरफ जुताई करेंगे, हल को चलाएंगे जो बाएं से दाएं की तरफ। ऐसा करने से, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरह का आप अवरोध बनाते जा रहे हैं हर जुताई पे, एक इसलिए बांध बनते जा रहा है। तो जो पानी ऊपर से हमारा चलेगा वो नीचे जब आएगा तो क्या होगा कि जब आप बहुत सारे बांध को आप बना देंगे जुताई के शक्ल में, तो क्या होगा कि जब पानी का जो स्पीड है, जिस स्पीड से पानी ऊपर से चला है, वो स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा।
और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात इससे ये होगा कि जो पानी जब बहुत तेज़ गति से चलता है तो अपने साथ मिट्टी का भी क्षरण करता है। जो आपकी जो उपजाऊ मिट्टी है उसको ऊपर से लेकर के किसी अन्यत्र कहीं और चला जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे किसान भाई जो हैं अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा पहले खेत बहुत उपजाऊ था लेकिन अब जो है वो उपजाऊ नहीं रहा, कुछ भी डाल रहे हैं तो फसल नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि उनकी ज़मीन ढलवा थी और उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे उनकी उपजाऊ मिट्टी उनके खेत से हट के किसी और खेत में जमा हो गई और उनका खेत बैरन हो गया। लेकिन जो ये प्रक्रिया अगर करेंगे आप, जो मैंने बताया कि ढलाव के विपरीत दिशा में आप जुताई करेंगे तो इससे आपकी उपजशील मिट्टी जो है वो आपके खेतों में ही बनी रहेगी और साथ में साथ आप जल संचय की भी प्रक्रिया में आप योगदान देंगे। मतलब कहने का मतलब आपका हुआ डॉक्टर साहब कि अगर ऊपर से है तो हम लंबे नहीं करके उसको दूसरे साइड से करें। हाँ, जिस ढलान है उसके विपरीत दिशा से उसका जुताई करें और बांध को उसको तरीके से बनाएं। अच्छा, एक डोभा होता है जो गांव में भी बनता है, बहुत जगह बनाते हैं किसान भाई, लेकिन जिन किसान भाइयों को नहीं पता हो उनको थोड़ा बताएंगे। देखिए डोभा है क्या? डोभा एक छोटा सा एक गड्ढा है जिसको किसान भाई अपने खेत के किनारे बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं कि जब वर्षा का समय हो उसमें पानी जमा हो तो उस पानी से आप जब फसल में जब पानी की समस्या हो रही हो तो उस डोभे के पानी से खेतों में सिंचाई आप कर सकें। तो इसके लिए सबसे संक्षेप में मैं बता देना चाहता हूं कि 4x4 गुना 2 का आप डोभा बना लें। अच्छा, 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और उसका गहराई भी कुछ होता है? 2 फीट। अच्छा, 2 फीट। अगर मीटर में करना चाहें तो मीटर में भी कर सकते हैं। अच्छा। उसके नीचे एक प्लास्टिक की सीट आप डाल दें ताकि पानी जो है रिस करके बर्बाद ना हो और उसमें छोड़ दें उसको। जब वर्षा आरंभ होगा देखेंगे डोभा धीरे धीरे भरना शुरू हो गया और जब भर जाए उसमें तब जो आपके पास जो धान का जो पुआल है उसका एक टाट बना लें और टाट से उस डोभा को ढक दें ताकि धूप से सूखे नहीं। और इस तरह से अगर आप खेत के किनारे 10, 12, 13 डोभा बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से रबी फसल में आपको पानी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और जो पानी की जो किल्लत है वो उसको आप संभाल सकते हैं। इसलिए डोभा का निर्माण अवश्य करें और निर्माण करने का अभी सबसे बहुत उपयुक्त समय है। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से जल संचय किया जाए और इसका उपयोग किस तरह से किया जाए। तो किसान भाई हमारे डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, अगर सुने होंगे ध्यान से तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ दीप्ति जी, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने किसान भाइयों को कैसे वे अपने खेतों में जल का स्तर बढ़ा सकते हैं और समय आने पर उनका सदुपयोग कर सकते हैं जब पानी कम हो और गर्मी बढ़े तो। बिल्कुल, खेती बाड़ी में जल के साथ साथ खादों की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है जी। और खास करके दलहनी फसलों में जैविक खाद के प्रयोग करने से न सिर्फ दाल की क्वालिटी अच्छी होती है, हानिकारक तत्व नष्ट होते हैं, बल्कि इसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है। तो जीवाणु खाद के बारे में अगर हमें संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो अगर खरीफ दलहनी फसल हम लगाएंगे तो किस तरह से जीवाणु खादों का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हमारे विशेषज्ञ से जानकारी अपने किसान भाइयों को दिलाइए। बिल्कुल, तो किसान भाइयों सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DK शाही जी के पास, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि खरीफ दलहनी में किस तरह से आप जीवाणु खादों का प्रयोग करके इसकी उपजता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में है और यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए है यहीं के मृदा विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर DK शाही। ये हमें जानकारी देंगे कि खरीफ दलहनी फसल में जीवाणु खाद का प्रयोग कर इस ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें। लेकिन सबसे पहले आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साहब, खरीफ दलहनी, जैसा कि खरीफ के समय में अरहर लगाते हैं, मूंग लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, इवन अगर कहा जाए तो मूंगफली वगैरह भी लगाते हैं, तो इन दलहनी फसलों का जीवाणु खाद का प्रयोग कैसे करें? जितनी भी खरीफ दलहनी है और कुछ तिलहनी जिसमें कि सोयाबीन और मूंगफली आता है, इसमें आप हमारे किसान भाई अगर थोड़ा ध्यान देंगे, खेत में जाते होंगे आप इनको उखाड़ के देखिए, इनके जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ पाई जाती है, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाम इसलिए रखा गया कि राइजो मतलब जड़, जो मिट्टी का जो एरिया होता है जिसमें जड़ रहता है उसको राइजो बोलते हैं। चूँकि बैक्टीरिया है इसलिए उसको राइजोबियम बना दिया गया। तो मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु जो दलहनी फसलों के साथ उनके जड़ में गांठ बना के रहते हैं, उसे हम राइजोबियम कल्चर बोलते हैं, जिसे आप जीवाणु खाद कह सकते हैं। जितनी भी दलहनी फसलें हैं और कुछ तिलहनी फसलें हैं, उनकी जड़ों में ये चीज़ पाया जाता है। किसान भाई, ये जो जीवाणु खाद हैं जो दाल के फसलों में हम प्रयोग करते हैं, उसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम खेत में पहले से उपलब्ध है, जिसे हम नेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, नेटिव राइजोबियम बोलते हैं। प्रकृति ने इसको खाद में खेत के रूप में अपने से डाला हुआ है। हम उसको क्या करते हैं कि उसी दलहनी फसलों के जड़ से उसको निकालते हैं और प्रयोगशाला में उसकी संख्या को बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं और उसको किसी उचित माध्यम के ऊपर डाल के, कैरियर मटेरियल के ऊपर डाल करके हम उसको पैकिंग करके और किसानों तक पहुंचाते हैं। किसान उसको बीज उपचारित करके उसको अपने खेत में लगाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम कल्चर, ये आपके खेत में लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, 40 से 45 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर आपके खेत में डालता है, जो कि लगभग 100 से लेके 110 किलोग्राम यूरिया के बराबर हुआ। ये प्राकृतिक से लेकर? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक खेत में है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। आप अगर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो आपके दलहनी फसलों में गांठ बनता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप राइजोबियम कल्चर जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं तो गांठों की संख्या कम से कम 50 गुना बढ़ जाता है। तो खेत में जड़ में जितना ही ज़्यादा बैक्टीरिया रहेगा राइजोबियम का, उतना ही ज़्यादा वायुमंडल से नत्रजन वो खेत में लेके स्थापित करेगा। कम रहेगा तो कम डालेगा। तो इस राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में, जितनी भी दलहनी फसलों हैं उसमें हम करते हैं। और 40 से 45 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर, जो कि लगभग 90 से 110 किलोग्राम यूरिया के बराबर हुआ। और इस 40 से 45 किलोग्राम नत्रजन को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमारे किसान भाइयों को 75 रुपये खर्च करने की आवश्यकता है। अगर किसान 75 रुपये खर्च करते हैं और राइजोबियम कल्चर जीवाणु का प्रयोग करते हैं तो उनको लगभग 1 कुंटल यूरिया का बचत होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 कुंटल यूरिया का दाम बाज़ार में कम से कम होगा तो 700 से 800 रुपया होगा। गवर्नमेंट का जो प्राइस है वो 500 के आसपास है, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक ही मिलता है मार्केट में। जैसा कि किसान आके बोलते हैं कि ब्लैक मिलता है और 7 रुपये 8 रुपये हम लोग खरीदते हैं। तो हम 500 की भी अगर बात करें कि 500 रुपये जो गवर्नमेंट का रेट है वो भी अगर मिलता है तो 75 रुपया खर्च करके आप 500 रुपये की बचत कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो फ़ायदा है कि आपकी जो खेत की मिट्टी है वो रासायनिक खाद से ख़राब होने से बच जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रासायनिक खाद के प्रयोग करने से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है या मिट्टी खराब होती है, लेकिन असंतुलित मात्रा में अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी खराब होगी। असंतुलित से मेरा मतलब है केवल आप यूरिया डाल रहे हैं, केवल आप DAP डाल रहे हैं तो आपकी मिट्टी खराब होगी। आपको यूरिया या DAP के साथ साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसके अलावा अगर आप दलहन की बात हम छोड़ दें, अगर हम सब्जी की बात करें तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ज़्यादा होती है, तो आपको वो भी डालने की आवश्यकता है। यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व है नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों पौधों को मिलना बहुत ही ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपको रोटी और दाल की ज़रूरत पड़ती है या सब्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर असंतुलित मात्रा में आप प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी खराब होगी, लेकिन संतुलित मात्रा में अगर आप करते हैं तो रासायनिक खाद से मिट्टी कभी खराब नहीं होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं दलहनी फसलों में तो न केवल ये उपज को बढ़ाता है बल्कि ये रासायनिक खाद का बचत भी करता है, आपका पैसा कम लगा। और हम तो ये बोलेंगे दलहनी फसल में रासायनिक खाद बहुत कम डालने की ज़रूरत है। जैसे जो अनुशंसित मात्रा है वो 40 से 45 किलोग्राम नत्रजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस है और करीब 25 से 30 किलोग्राम पोटास है। अगर आप जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको 20 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम पोटास, 60 किलोग्राम फास्फोरस की पूरी मात्रा देनी होगी, तभी नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन मिट्टी में होगा वो ज़्यादा होगा।
और ये बैक्टीरिया जो है उदासीन मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं और इसी के साथ साथ लगभग 20 से 25 किलोग्राम आपको पोटाश डालने की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि मिट्टी का जो हेल्थ है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, और यहाँ झारखंड की जो मिट्टी अम्लीय स्वभाव की है, अगर आप यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो और अम्लीयता बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया राइजोबियम कल्चर, तो राइजोबियम कल्चर अपना के हमारे किसान भाई दलहनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें, ये दोनों बातें आप समानांतर रूप से हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर दलहनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए 2-3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक तो राइजोबियम कल्चर जिस दलहनी फसल में आपको प्रयोग करना है उसी का खरीदेंगे। अगर उड़द में करना है तो उड़द का खरीदना है, अरहर का करना है तो अरहर का लेना है, मूंग का करना है तो मूंग का लेना है। चूँकि ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, अगर मूंग का राइजोबियम कल्चर हम मूंगफली में डाल देंगे तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा। अगर आप मूंगफली का बैक्टीरिया को मूंगफली में डालिएगा तभी उसके जड़ में घुसेगा और वो वायुमंडल से नत्रजन लेकर मिट्टी में स्थापित करेगा। तो किसान भाई ध्यान रखें कि जिस फसल की बुआई करने जा रहे हैं उसी का राइजोबियम कल्चर लें। दूसरा, खरीदने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आप विश्वसनीय प्रतिष्ठान से ही, संस्थान से ही खरीदें। अगर कहीं बाहर से आप ले लेते हैं जहां विश्वास आपको नहीं है तो बैक्टीरिया चूँकि आंख से देख नहीं सकते हैं, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कुछ भी आपको कोई भी सप्लाई कर सकता है। तो आप विश्वविद्यालय से लें, रिसर्च संस्थान और भी जो है यहाँ झारखंड के वहाँ से लें, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा फास्फोरस की पूरी मात्रा आप खेत में डालें, चूँकि नोडुलेशन ज़्यादा होगा और चूँकि झारखंड की मिट्टी अम्लीय स्वभाव की है तो इसमें चूने का व्यवहार अवश्य करें। अगर आप चूने का व्यवहार सिर्फ कर देते हैं तो न केवल उपज में वृद्धि होगी बल्कि मिट्टी में जितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो पौधों को उपलब्ध सुलभ होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे वो मिट्टी उनको बांध के रखती है, चूँकि अम्लीय स्वभाव की है, बहुत सारे रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं जो कि पौधों को मिलता ही नहीं है। लेकिन जब भी मिट्टी आपकी उदासीन होती है और आप चूना का व्यवहार करते हैं तो जितने पोषक तत्व आपके मिट्टी में हैं वो पौधों को मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब भी आप खरीदें तो उसकी पैकेट पर लिखी उत्पादन तिथि और अंतिम तिथि का ध्यान दें। चूँकि कैरियर बेस्ड जो बायो फर्टिलाइज़र है, राइजोबियम कल्चर है, उसकी जो अवधि है वो 6 महीने की होती है। अगर लिक्विड बेस्ड है जो मार्केट में अब आ रहा है, कुछ प्राइवेट एजेंसी है जो बना रही है और हम लोग भी इसके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर, उसका जो अंतिम तिथि है प्रयोग करने का वो 1 साल होता है। 1 साल के बाद वो एक्सपायर करता है। तो वो ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि एक्सपायर उनको मिल जाए तो वो काम नहीं करेगा। और कोशिश करें कि जब इसका बीज उपचार करें, बहुत आसान है, आप 100 ग्राम गुड़ ले लें, आधा लीटर पानी में उसको उबालें, जब थोड़ा चाशनी बन जाए, चिपचिपा हो जाए तो ठंडा होने दें और जिस कल्चर को से बीज को उपचारित करना है उसको उसमें मिला दें और आप देखेंगे काले रंग का घोल बन जाता है। उसके बाद जिस बीज की बुआई करनी है उस बीज के ऊपर इसको हाथ से छिड़क करके और मुलायम हाथों से मिला दें। आप देखेंगे कि पूरा बीज काले रंग के एक कवर से कवर हो जाता है, कवर उसके ऊपर चढ़ जाता है और जितना शीघ्र हो सके उसकी बुआई करनी है। अगर आज बुआई करनी है तो 2 घंटा पहले ये काम कर लेना है और इसको उपचारित करने के बाद छाया में सुखा लीजिए और जितना जल्दी हो इसको आप जैसे बुआई करते हैं कूड़ बना के, नाली बना के, उसमें इसकी बुआई आप कर दें। और जिस फसल की दलहन में तो खैर उससे समस्या नहीं आती है, अगर सब्जी खेती करना चाहते हैं तो एस्टोबैक्टर एजोस्पिरिलम डालें और उसके बुचड़े को डुबा करके डालें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी खरीफ दलहनी फसलों में जीवाणु खाद के प्रयोग के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार।